स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपने क्लास 10 बायोलॉजी के पहले चैप्टर गैसियस एक्सचेंज के एक्सरसाइजेस क्वेश्चन को समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 10 बायोलॉजी का गैसियस एक्सचेंज, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और आसान चैप्टर था। आई होप कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। अब हम इसी चैप्टर के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है यानी एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और डिटेल क्वेश्चन आंसर, उसको सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें से डिफरेंट सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप पास्ट पेपर को देखो तो पास्ट पेपर में भी इस चैप्टर से और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन से कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब हम जल्दी से अपने इस चैप्टर के एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं और उससे पहले उसे समझते हैं ना। तो हमारा पहला चैप्टर जो है उसका पहले हम नाम लिख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की, और उस चैप्टर का नाम क्या है? गैसियस एक्सचेंज। ठीक है स्टूडेंट, आप भी बुक खोल लें। सही, अगर आपके पास बुक मौजूद है तो आप बुक खोल लें और एक नोटबुक भी साथ रख लें, ताकि आपको चीज़ें लिखने में, नोट करने में आसानी हो। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप पीडीएफ से भी मार्क कर सकते हैं और अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट ना। अब हम सबसे पहले अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन में जो सॉल्व करेंगे दैट इज एमसीक्यूज। सबसे पहले आपको इस बुक में टोटल 10 एमसीक्यूज दिए गए हैं। नाउ एमसीक्यूज पढ़ते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज जो लिखा है दैट इज द बायोलॉजिकल फंक्शंस व्हिच परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज। अब नीचे आपको साथ ही 4 ऑप्शन दिए गए हैं: फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बोथ ए एंड बी एंड ग्रोथ। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है ग्रोथ। सवाल में आपसे पूछा गया था वो बायोलॉजिकल फंक्शन जो कि गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म करता हो। तो आपने पढ़ा होगा कि जब गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म होता है तो वो प्लांट में और एनिमल्स में दोनों में अलग अलग तरीके से परफॉर्म होता है। यानी प्लांट में डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए एसोसिएट होते हैं। इसी के साथ जो हमारे पास ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स है, उनकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि रेस्पिरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें बेसिकली गैसियस एक्सचेंज की, तो इन एनिमल्स में बेसिकली हमारे पास जो गैसियस एक्सचेंज होती है वो रेस्पिरेशन की मदद से होती है, और इन प्लांट जो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होती है वो फोटोसिंथेसिस की मदद से होती है। आपके एमसीक्यूज में पूछा गया है बायोलॉजिकल फंक्शन विच परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज। अब बायोलॉजिकल फंक्शन जो यहाँ परफॉर्म हो रहा है और वो गैसियस एक्सचेंज कर रहा है, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है प्लांट या एनिमल्स के बारे में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बोथ ए एंड बी होगा। यानी कि बोथ ए एंड बी से मुराद यहाँ पे रेस्पिरेशन भी आ गया और साथ ही यहाँ पर क्या इंक्लूड है? फोटोसिंथेसिस भी इंक्लूड है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पर बात की गई है बायोलॉजिकल फंक्शन की जो कि गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मेंशन होता प्लांट या एनिमल तो फिर हम या तो फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन लिखते हैं। सही ना। दूसरे एमसीक्यूज में लिखा है प्लांट डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू। अब यहाँ पे मेंशन किया है कि प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो किस तरीके से, किसके जरिए करते हैं, किसके थ्रू करते हैं। ऑप्शन ए आपके पास है रूट, ऑप्शन बी है स्टोमेटा, ऑप्शन सी जो है दैट इज स्टेम, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट के नाम लिखे। तो अगर हम देखें बेसिकली गैसियस एक्सचेंज के बारे में, तो प्लांट का जो पार्ट स्टोमेटा होता है जो कि लीव्स के अंदर मौजूद होता है, वो बेसिकल रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? वो रिस्पॉन्सिबल होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो जो हमारे पास नंबर 2 एमसीक्यूज है उसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी, और वो क्या है? स्टोमेटा। सही स्टूडेंट ना। अब बढ़ते हैं तीसरे एमसीक्यूज की तरफ। तीसरे एमसीक्यूज में लिखा है ईच स्टोमा इज परफॉर्म्ड
बाय एक स्टोमा जो है, यानी जो स्टोमेटा की हम बात कर रहे थे उसमें से जो एक स्टोमा है वो किस चीज से मिलके बना है, किस चीज से फॉर्म्ड हुआ है। ऑप्शन ए में लिखा है 1 गार्ड सेल, ऑप्शन बी में है 2 गार्ड सेल, ऑप्शन 3 में है 3 गार्ड सेल और ऑप्शन डी में है 4 गार्ड सेल। तो अगर हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखें तो वेरी फर्स्ट स्टोमेटा जो है ना स्टूडेंट वो लीव्स में पाए जाते हैं। ये एक लीव है, अब इसमें छोटे छोटे पोर्स आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। अब इस स्टोमेटा का अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो वो बेसिकली 2 गार्ड सेल से मिलकर बने होते हैं। इस तरीके से 2 गार्ड सेल से मिलकर बने होते हैं। तो जो ऑप्शन 3 आपके पास एमसीक्यूज है कि स्टोमा जो है वो किससे मिलके बना है, तो स्टोमा 2 गार्ड सेल से मिलके बना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 गार्ड सेल्स। ठीक है स्टूडेंट, स्टोमेटा बेसिकली 2 गार्ड सेल से मिलकर बनता है। एमसीक्यूज नंबर 4 पे लिखा है रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है यानी रेस्पिरेशन के लिए जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके ऊपर कुछ फॉलोइंग क्या मौजूद होती है, प्रॉपर्टीज मौजूद होती है, यानी उसका सरफेस कैसा होता है उसकी प्रॉपर्टीज को बताना है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में लिखा है थिन एंड वेट, कि वो बिल्कुल थिन होता है और वेट होता है, वेटी होता है। बी में लिखा है परमेएबल, परमेएबल मतलब चीजें उससे आर पार गुजर सकती हैं। नाउ वेरी लार्ज, एक बड़ा सरफेस होता है। डी में लिखा है ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम रेस्पिरेटरी सरफेस के फीचर्स को, कैरेक्टर्स को, प्रॉपर्टीज को देखें तो उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस लार्ज होता है यानी जगह अच्छी खासी घेरता है। नाउ इसके अलावा परमेएबल भी होता है और थिन और वेट भी होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है नंबर 4 एमसीक्यूज का, दैट इज डी ऑल ऑफ दीज। ये सारी प्रॉपर्टीज उसमें पाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, सही। नाउ अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 की। एमसीक्यूज नंबर 5 पे लिखा है इन रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स। इन रेस्पिरेशन बेसिकली हमारे पास रेस्पिरेशन 2 तरीके से हो रही है। नाउ इसमें यहाँ पर जो इन रेस्पिरेशन है यहाँ पे लिखा है जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब बोथ ए एंड बी। तो इन रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो हमारे पास इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम, यानी जब बेसिकली रेस्पिरेशन हो रही होती है तो जो हमारा डायाफ्राम है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। सही। इसके अलावा जो इंटरकोस्टल मसल होती है वो भी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इसका जो आंसर है करेक्ट दैट इज बोथ ए एंड बी। सही, यानी दोनों, एक इंटरकोस्टल मसल भी और जो हमारे पास डायाफ्राम है यानी जो पसली रीढ़ की हड्डियां होती है उसके लास्ट में एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड डायाफ्राम, जो कि उसको सपोर्ट फराहम करता है। तो वो भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सही। नाउ इसके अलावा लैरिक्स इज लोकेटेड ऑन, लैरिक्स कहाँ पर मौजूद है। लैरिक्स बेसिकली ऑप्शन दिया हुआ है लंग्स, ट्रैकिया, बॉन्कास और बॉन्क्यूल। बॉन्क्यूल और बॉन्कास तो बेसिकली हमारे एल्वोलाई में होता है। लंग्स तो हमारी एक ऑर्गन है कंप्लीट जो कि इंटरनल हमारी बॉडी के अंदर है। ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया हमारा ये जो एसोफिकस है, जो हमारे पास सांस की नाली है, उसको हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया के अंदर ही अल्लाह ताला ने लैरेंस रखा है, यानी जिससे हमारी आवाज, वोकल साउंड निकलता है। तो लैरिक्स कहाँ मौजूद है, ट्रैकिया में मौजूद है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ट्रैकिया। अच्छा, ट्रैकिया जो है वो ऑप्शन हमारे पास बी में मौजूद है, राइट। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज 7 की। 7 एमसीक्यूज में लिखा है द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन इज। रेस्पिरेटरी सिस्टम सरफेस क्या है ह्यूमन का। ऑप्शन ए में लिखा है नोस्ट्रिल, ऑप्शन बी में लिखा है बॉन्क्यूल, एल्वोलाई या ट्रैकिया। ट्रैकिया, बॉन्क्यूल और नोस्ट्रिल ये रास्ते हैं, ये हमारे पास क्या है, एयर पैसेज वे है, वो रास्ता है जहां से ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर रेस्पिरेशन की सरफेस की बात की जा रही है, ये तो रास्ता हो गया, ये तो नाली हो गया, सांस की नाली। सरफेस की बात करें दैट इज एल्वोलाई। एल्वोलाई लंग्स के अंदर छोटे छोटे एयर के पैकेज है, एयर के पॉकेट्स है। ठीक है, अब यही एयर के पॉकेट क्या परफॉर्म करेंगे, रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन का सरफेस एरिया है दैट इज कॉल्ड एल्वोलाई। एमसीक्यूज नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट, एल्वोलाई। ठीक है,
नाउ नंबर 8 एमसीक्यूज की बात करते हैं। नंबर 8 एमसीक्यूज में लिखा है इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग इज ड्यू टू द फॉलोइंग। जब हमारी जो ब्रीथिंग है यानी सांस लेने का अमल जब वो बहुत इंक्रीज होता है तो उसके पीछे रीजन क्या है? ऑप्शन में लिखा है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, इंक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड और डिक्रीज ऑक्सीजन। देखो डिक्रीज में तो ब्रीथिंग इंक्रीज नहीं होगी, जब ब्लड में कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा तो ब्रीथिंग इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर या तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसको ऐसे समझो कि बेसिकली हमारे पास जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो ब्रीथिंग इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जब हम फूड इनटेक करते हैं तो उसमें जब फूड ग्लूकोज फूड की सूरत में, अब ये ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा एटीपी बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, तो एज अ रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सही है, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे पास फॉर्मूला है जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला। ग्लूकोज जब बेसिकली क्या बनाता है स्टूडेंट? एनर्जी को बनाता है। अच्छा, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके बनाएगा, किसको बनाएगा भाई? एटीपी को। सही, एटीपी को बनाएगा यानी एनर्जी को बनाएगा। तो एज अ रिजल्टेंट वो क्या प्रोड्यूस करेगा? दो चीजें प्रोड्यूस करेगा, एक तो प्रोड्यूस करेगा वाटर और एक प्रोड्यूस करेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाय प्रोडक्ट है, एज अ प्रोडक्ट उसने प्रोड्यूस किया है। तो जब प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा ब्लड में, तो ब्लड में इंक्रीज होने की वजह से रीजन क्या होगा? ब्रीथिंग इंक्रीज होगी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। सही, वो क्या है हमारे पास? इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, राइट। नाउ एमसीक्यूज नंबर 9, which of the following disorder is associated with degeneration of alveoli? तो degeneration of alveoli किस डिसऑर्डर में एसोसिएट होता है? तो वो हमारे पास है ऑप्शन डी, एम्फेसीमा। जब एम्फेसीमा होता है तो बेसिकली डीजेनरेशन हो जाती है ब्रोंकियोल की, ठीक है, यानी एल्वोलाई जब प्रॉपर्ली काम करना बंद कर देंगे इस डिसऑर्डर की वजह से। सही है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास है एम्फेसीमा। नाउ लास्ट एमसीक्यूज नंबर 10 लिखा है which of the following disorder is associated with inflammation air passageway? जब डिसऑर्डर कहाँ पर होगा? एयर पैसेजवे, यानी जैसे हमारा ट्रेकिया हो गया, जैसे नोस्ट्रल हो गया, ये पूरा जो रास्ता है सांस की नाली, जब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी, जख्म होगा, डिसऑर्डर होगा, तो बेसिकली इसके जख्म की वजह से इसके जो प्रॉब्लम आ रही है सांस लेने के अमल में इस एयर पैसेजवे में, तो ये कौन से डिसऑर्डर को एसोसिएट करेगा? इसकी वजह से कौन सा डिसऑर्डर होगा? तो हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है डिसऑर्डर का नाम है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस। सही है स्टूडेंट, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन थे, रीजन भी बता दिया। सही है, तो इसको आप अपनी बुक में मार्क कर लें। अब हम डिस्कस करेंगे अपने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को। नाउ स्टूडेंट, अब हम इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास एक्सरसाइज में जो बी है यानी क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ना, इसमें आपको सिर्फ टू द पॉइंट आंसर लिखना है। सही, बहुत ज्यादा ना ही बड़ा ना ही बहुत छोटा, बिल्कुल अपने क्वेश्चन के मुताबिक आंसर लिखने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये मैं एमई इंग्लिश सेंटर के बायोलॉजी के नोट्स से फराहम कर रही हूँ। सही है, ये नोट्स आपकी कंप्लीट जो टेक्स्ट बुक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक है बायोलॉजी क्लास 10 की, बुक चेंज नहीं हुई है अभी तक, तो इसी बुक के अकॉर्डिंग ये नोट्स बनाया गया है, ठीक है। इसमें सारे चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं। इसके अलावा आपके इस बुक में जो जो चैप्टर में टॉपिक्स दिए गए हैं वो टॉपिक भी यहाँ पर कॉन्साइज तरीके से समराइज करके लिखे गए। सही है, तो ये बुक मैंने बिल्कुल आपकी जो नोट्स है आपकी पूरी टेक्स्ट बुक को फोकस रख के बनाया है। इसमें मैंने जो है ना समरी भी दी है, साथ ही जो टॉपिक है कॉन्साइज तरीके से भी लिखा है। इसके अलावा एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे सॉल्व हैं, डायग्राम आपको क्लियर मिल जाएगी। तो अगर आप ये नोट्स बाय करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन में शो हो रहा है आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। सही, इसके अलावा अगर आप ग्रुप में ऐड हो तो आई होप कि आपको अभी तक नोट्स, गैस पेपर और सारी चीजें मिल चुकी होंगी। सही, बाकी इस साल का जो नया गैस पेपर है वो इंशाल्लाह हम जल्द ही फराहम करेंगे और साथ ही उसका सॉल्व भी फराहम करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको ग्रुप से रिलेटेड कोई सवाल है या ऐड होना है तो आप अगेन
अगेन इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सही। नाउ अब मैं इसी नोट से आपको इसके डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर बताऊंगी। अच्छा, मैं पूरा पूरा आंसर नहीं लिखाऊंगी, समझाऊंगी पूरा आंसर ताकि आपको याद करने में आसानी हो। बाकी जो क्वेश्चन में पूछा गया है डायरेक्ट उसका जो टू द पॉइंट आंसर है मैं सिर्फ वो लिखूंगी ताकि आप अपने पास नोटबुक में लिख सको और आप याद रख सको कि इस सवाल में जो पूछा गया है उसका रीजन क्या है। सही, क्लियर है ना। अब हम सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर का जो शॉर्ट क्वेश्चन है पहला, उसमें लिखा है व्हाई डज द स्टोमेटा ग्रेजुअली ओपन ड्यूरिंग डे टाइम। सवाल में पूछा गया है व्हाई, क्यों स्टोमेटा जो है ना वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो जाता है डे टाइम में, दोपहर के टाइम स्टोमेटा क्यों ओपन होता है। इसका आंसर ये है स्टोमेटा ग्रेजुअली ओपन, सही है, बिकॉज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन ट्रेजिडिटी ऑफ गार्ड सेल। इसका जो एक रीजन है, पहला हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं, सही है, आंसर नंबर 1 है ये, सही। अच्छा, इसका जो फर्स्ट रीजन बताया गया है कि क्यों ओपन हो रहा है स्टोमेटा डे टाइम पे, दैट इज डिपेंड अपॉन ट्रेजिडिटी। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ट्रेजिडिटी। ट्रेजिडिटी क्या होती है स्टूडेंट, ट्रेजिडिटी बेसिकली, एक सेकेंड, ट्रेजिडिटी हमारे पास कहलाता है सख्ती, या आप कह लो उसकी स्ट्रक्चर की जो टफनेस है। किसके स्ट्रक्चर की टफनेस, गार्ड सेल की, सही। नाउ ट्रेजिडिटी ऑफ गार्ड सेल ड्यूरिंग डे टाइम एज रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सही है। तो ये क्यों होगा, बेसिकली ओपन ऑन ongoing process of photosynthesis। अब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है यानी सनलाइट की रोशनी से बेसिकली एनर्जी, फूड बनाना, एनर्जी लेना और फूड बनाना, तो ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल है ये तो डे टाइम पे ही होगा। तो ड्यूरिंग ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अमल में ही जो गार्ड सेल है वो अपनी टफनेस की वजह से, रिजिडिटी की वजह से डे टाइम पे ओपन होंगे। अब ओपन क्यों हो रहे हैं, ये रीजन इसका पूछा गया, तो ओपन इसलिए हो रहे हैं ताकि बेसिकली वो क्या कर सके, फोटो जो हमारे पास साइंटिफिक सोल्यूट है कॉज द इंक्रीज इन ट्रेजिडिटी ऑफ गार्ड सेल, तो वो क्या बढ़ा रहा है, ट्रेजिडिटी यानी मजीद सख्ती बढ़ा रहा है, मतलब उसके स्ट्रक्चर की जो टफनेस है वो बढ़ा रहा है। सख्ती से मुराद यहाँ पे स्ट्रक्चर की टफनेस है कि जो गार्ड सेल है जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहे हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस अपने स्ट्रक्चर, एक तो उसका स्ट्रक्चर पहले टफ है ना, फोटोसिंथेसिस के अमल में क्या हो रहा है, जो फोटोलाइटिक हमारे पास जो सोल्यूट है वो क्या कर रहा है, इसकी ट्रेजिडिटी को बढ़ा रहा है, इसलिए स्टोमेटा बार बार डे टाइम पे ओपन होते, ओपनिंग और क्लोजिंग कर रहे हैं, सही है। तो इसका रीजन बेसिकली हमारे पास क्या है, द ट्रेजिडिटी। और ये ट्रेजिडिटी क्यों हो रहा है, ऑनगोइंग फोटोसिंथेसिस में जब फोटो हमारे पास लैटिक जो सोल्यूट है, उसका नाम भी लिख लेते हैं ताकि याद रहे, फोटो सिंथेटिक लिक्विड है या सोल्यूट, सोल्यूट है, सही है ना। अब ये जो फोटोसिंथेटिक जो सोल्यूट है या आप कह लो जो हमारे पास वो सोल्यूट है जो फोटोसिंथेसिस में मदद देते हैं ताकि फूड बन सके, सूरज की रोशनी से क्या हो, सनलाइट से फूड बन सके ना। इसी फोटोसिंथेटिक जो हमारे पास सोल्यूट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो क्या बढ़ाता है, गार्ड सेल की ट्रेजिडिटी, सख्ती को बढ़ाता है, और इसी सख्ती की वजह से क्या होता है, ओपनिंग होती है, सही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई जो स्टोमेटा है वो क्यों ग्रेजुअली ओपन होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, तो उसका रीजन क्या है, ट्रेजिडिटी की वजह से, सही है। ट्रेजिडिटी क्यों गार्ड सेल की बढ़ रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फोटोसिंथेटिक सोल्यूट जब इंक्रीज होगा तो वो गार्ड सेल की ट्रेजिडिटी को बढ़ाएगा, इस वजह से डे टाइम पे जो स्टोमेटा है वो क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा है प्लांट्स which parts of plant intake carbon dioxide and give out oxygen, carbon dioxide and take in oxygen and give out carbon dioxide during daytime, यानी प्लांट का ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, इनटेक कर रहा है, और गिव आउट यानी दे रहा है ऑक्सीजन को, सही है। यानी कि कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म कर रहा है प्लांट में, ये पूछा गया आपसे। तो इसका आंसर है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन व्हाइल ऑक्सीजन इज गिवन आउट। सो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर क्या है स्टूडेंट,
कि हमारे पास पूछा ये गया है कि भाई ऐसा प्लांट का कौन सा बॉडी पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है और ऑक्सीजन को दे रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये ऑक्सीजन को लेना देना और बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को लेना इन प्लांट, ये गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा है वो किसकी मदद से होता है, फोटोसिंथेसिस की मदद से। सही है, ये बात तो याद रहेगी आपको कि जो हमारे पास स्टूडेंट रेस्पिरेशन होती है वो एनिमल्स में होती है, ह्यूमन बीइंग में होती है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट बेसिकली क्या करती है, प्लांट बेसिकली स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करती है, किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। सही, तो जो गैसियस हमारे पास जो एक्सचेंज होगा, सही है, प्लांट के अंदर वो कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस से ना। अब फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, बेसिकली किसकी मदद से होता है, फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि वो किसकी मदद से होगा, हमारे पास लीफ की मदद से होगा। सही, तो यहाँ पर बेसिकली कौन सा पार्ट है प्लांट का, लीव्स है, जो कि स्टोमेटा को परफॉर्म कर रहा है और लीफ फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, लीफ के अंदर, लीफ का काम नहीं, लीफ के अंदर जो हमारे पास स्टोमेटा स्ट्रक्चर मौजूद है वो करेगा। सही, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन व्हाइल ऑक्सीजन इज गिवन आउट, वेयर as in respiration oxygen is taken and carbon dioxide is given out, therefore taking oxygen and outside of carbon dioxide during daytime। सही है, यहाँ पे पूछा गया था कि ये ड्यूरिंग डे टाइम क्यों हो रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्यों होता है, सनलाइट की मदद से होता है। फोटो का मतलब ही होता है सनलाइट। सही है, तो यहाँ पर आपसे रीजन पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है प्लांट, ऑक्सीजन को दे रहा है ड्यूरिंग डे टाइम। तो डे टाइम क्यों कर रहा है, डे टाइम इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस परफॉर्मेंस करनी है, तभी तो ये गैसियस एक्सचेंज कर पाएगा, और जब सनलाइट की मौजूदगी होगी तभी तो फोटोसिंथेसिस होगी। सही, तो रीजन समझ आ गया कि डे टाइम पे क्यों हो रही है परफॉर्मेंस प्लांट के अंदर, और कौन सा पार्ट करेगा इसका, इसके लीव्स में मौजूद स्टोमेटा। सही स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, व्हाई डू वी हैव टू ब्रीथ थ्रू द नोस्ट्रल रादर देन ओरल कैविटी। रीजन सवाल है, आपसे वजह पूछी गई है कि क्यों जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने का जो अमल है वो हम जो हमारे नोस्ट्रल है यानी जो नाक का रास्ता अल्लाह ने रखा है उससे हम सांस लेते हैं। सही है, तो हम माउथ से ओरल कैविटी से क्यों नहीं लेते हैं। देखो, माउथ से ओरल कैविटी से भी ब्रीथिंग होती है, हम कहते हैं जब नाक से सांस नहीं आती तो हमें क्या सजेस्ट किया जाता है, मुंह से सांस लेने की कोशिश करो। सही, ताकि आपकी गैसियस एक्सचेंज होता रहे, मुसलसल आपको ब्रीथिंग मिले, सांस मिले। सही है, यहाँ पर पूछा गया, लेकिन जो हमारा जो अगर हम एयर पैसेज वे देखें तो जो हमारा सही ब्रीथ सांस लेने का जो रास्ता है वो नोस्ट्रल है, ओरल कैविटी नहीं है। सही है, इन केस जब इमरजेंसी हो या आपको नाक से सांस नहीं आ रही हो किसी पर्सन को, तो फिर ओरल हम जो है ना वो कैविटी से सांस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एयर पैसेज वे है दैट इज नोस्ट्रल। सही है, ये बात मैंने स्टार्ट में इसलिए बता दी क्योंकि अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन राइज होता है, और अच्छी बात है सवाल पूछा करो, वैलिड क्वेश्चन, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। तो अक्सर स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि भाई हम ओरल कैविटी से भी तो सांस ले रहे हैं, ओरल कैविटी से हम सांस ले सकते हैं, लेकिन जो मेन हमारा एयर पैसेज वे जो रास्ता है दैट इज नोस्ट्रल। अब बुक में सवाल ये पूछा गया है और बोर्ड के पेपर में भी आ सकता है कि भाई जो हमारे पास ब्रीथिंग का एयर पैसेज वे है वो नोस्ट्रल है, भाई ओरल कैविटी क्यों नहीं है। सही है, रेदर देन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी क्यों नहीं है। सो इसका रीजन क्या है, आंसर बेसिकली इसका आंसर ये है, एयर फ्रॉम आउटसाइड इंटर इनटू द नेजल सैक थ्रू एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स। जो बेसिकली एयर है, हवा है, वो हमारे नेजल सैक, नेजल जो नोस्ट्रल रास्ता है वहां से इंटर होता है। सही है, तो इसका जो मेन रीजन है दैट इज जहां से सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है। तो जो एयर होता है स्टूडेंट, एयर कहां से इंटर होता है, एयर स्टूडेंट इंटर्स होता है फ्रॉम नेजल सैक। सही है, सबसे अहम चीज तो ये हो गई कि एयर जो है वो नेजल सैक्स के जरिए जो रास्ता है वहां से इंटर होता है। सही है, अब इंटर हो कहां से रहा है, फ्रॉम जो हमारे पास एक्सटर्नल वो है एरिया है, इन्वायरमेंट है, वहां से ना। दिस एंटायर पैसेज थ्रू द एयर पासेज इज लिंक्ड बाय द म्यूकस सिक्रीटिंग सिलिएटेड सेल। अब इसका एक और रीजन भी ये है दैट इज म्यूकस सिक्रीटेड सेल। अब ये क्या है, म्यूकस सिलिएटेड सेल। अच्छा, सिक्रेटेड सिलिएटेड सेल, सिलिएटेड सेल्स।
सही, या सिलिएटेड हेयर्स भी लिख सकते हैं। अब जो हमारा नोस्ट्रिल है ना, नोस्ट्रिल में बेसिकली हमारे कुछ बारीक बारीक जो सिलिएटेड हेयर्स हैं और सेल्स हैं, इसमें क्या होता है, कुछ म्यूकस बेसिकली सिक्रीट हो रहा है जो कि हमारे एयर को क्लीन करने में, साफ करने में भी मदद दे रहा है। इसके अलावा जो हमारे एयर से हमें हवा जो मिल रही है, या एयर से आप कह लो जो गैसेस मिल रहे हैं, ऑक्सीजन हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो जब हमारे नोस्ट्रिल से गुजरेंगे तो वो इसको क्या करेंगे, उन म्यूकस की मदद से, जो म्यूकस सिक्रीट हो रहा है उसकी मदद से वार्म करेंगे, गर्म करेंगे। सही। नाउ इसके अलावा लिखा है द हेयर इन नेजल सैक एट वेल सिलिएटेड, जो हमारे पास सेल्स हैं या आपके लिए हेयर्स है, क्लीन बाय ट्रैपिंग एंड रिमूविंग डस्ट एंड जर्म्स, दैट्स व्हाई वी हैव टू ब्रीथ थ्रू नोजल रादर देन ओरल कैविटी। वही बात हो गई कि जो अल्लाह पाक ने हमारे नोज में सिलिएटेड सेल रखे हैं, हेयर्स रखे हैं, वो क्या करते हैं, जब भी कोई हम बेसिकली सांस लेते हैं, हवा जाती है हमारे नोज के जरिए, तो उन गैसेस के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी जाते हैं, कुछ टॉक्सिक गैसेस भी जाती हैं, तो उसको बेसिकली क्या करते हैं, वो सिलिएटेड सेल ट्रैप करते हैं, उसको रिमूव करते हैं ताकि क्लीन जो गैस है, वो हवा है, वो जा सके, एयर जा सके। सही। एक तो ये हो गया रीजन। दूसरा, इसके अंदर जो म्यूकस सिक्रीट हो रहा है वो इसे थोड़ा वार्म करता है ताकि बेसिकली अंदर इंटरनली जो रेस्पिरेशन का, गैसेस एक्सचेंज का अमल है, वो सही से प्रॉपर्ली हो सके। इसीलिए नोस्ट्रिल से जो है ना बेसिकली हमारे पास ब्रीथिंग होती है, ओरल कैविटी से नहीं होती। रीजन समझ आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आज जो लिखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज इन रेस्पिरेशन। ज्यादातर जो आपके पास डिफरेंस आता है ना, वो आता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम। आपके बोर्ड एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या फर्क है, देखो आम जबान में इसको नॉर्मल हम समझे तो ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेने का अमल, सांस ले रहे हैं हम, दैट इज ब्रीथिंग। ना रेस्पिरेशन इज ऑल अबाउट जो हमारे पास हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं रेस्पिरेशन का। ठीक है, यानी गैसियस एक्सचेंज, गैसेस का तबादला, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना और ऑक्सीजन को लेना, दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। सही है। और बेसिकली इन्वायरमेंट से लेने का जो अमल है वो ब्रीथिंग के जरिए हो रहा है और निकालने का अमल ब्रीथिंग के जरिए हो रहा है। लेकिन कर कौन रहा है, बेसिकली रेस्पिरेटरी ऑर्गन कर रहे हैं और उस फंक्शन को हम कह रहे हैं रेस्पिरेशन। सही है। तो नॉर्मली तो हम इसको इस तरह एक्सप्लेन करेंगे। इसके कुछ अगर डिफरेंसेस लिखने हुए हैं, चूंकि पेपर में डिफरेंस आपको लिखना पड़ेगा, सुनाना तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। अब मैं यहाँ पे ना कुछ डिफरेंसेस लिख रही हूँ। ब्रीथिंग, एक साइड पे ब्रीथिंग हो गया, एक साइड पे हो गया स्टूडेंट रेस्पिरेशन। राइट। नाउ सबसे पहले अगर ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग क्या है स्टूडेंट, एक फिजिकल हमारे पास प्रोसेस है। ठीक है, एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारे पास क्या है, एक फिजिकल नहीं बल्कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, सांस लेने का मन एक फिजिकल एक्टिविटी है। इंटरनली जो होगा दैट इज बायोकेमिकल प्रोसेस। सेकेंड आप ये लिख सकते हो, अकर्स बाय डिफ्यूजन। अब ये किस तरह हो रहा है, डिफ्यूजन की मदद से, और ये अकर हो रहा है बाय ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस के जरिए, और ये डिफ्यूजन के जरिए। डिफ्यूजन आपको पता है एक्टिव जो है वो हमारे पास नहीं, यानी इसमें एटीपी की जरूरत नहीं होती। सही है, एक्टिव प्रोसेस नहीं है, पैसिव प्रोसेस है डिफ्यूजन। सही है ना। इसके अलावा ये वॉलेंट्री एक्शन है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। वॉलेंट्री एक्शन यानी वो अमल जो हमारे हाथ में हो, सही, यानी हमारा जिसके ऊपर इख्तियार हो, वॉलेंटियर जिसको कर सके। सही है, तो ये वॉलेंट्री है, ये आपके पास बेसिकली क्या है स्टूडेंट, इन वॉलेंट्री है। सही, यानी कि रेस्पिरेशन का अमल आपके हाथ में नहीं है, आप बेसिकली सांस नहीं भी ले रहे हो ना, फिर भी रेस्पिरेशन हो रही है। सही, तो रेस्पिरेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हार्ट बीट को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन ब्रीथिंग को आप रोक सकते हैं, सांस रोकना, थोड़ी देर के लिए रोकना, तो आप कर सकते हो। ये इनवॉलेंट्री नहीं है, वॉलेंट्री में। तो ये एक वॉलेंट्री एक्शन है, ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, एक और डिफरेंस लिखा है, ये एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है और ये इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है। सेल के अंदर हो रहा है या सेल के बाहर हो रहा है, बाहर से आप जो एनवायरमेंट से ले रहे हो। सही है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। 5 को देखते हैं, लिखा है। अच्छा, इसके अलावा अगर फिर भी आपसे गैसियस एक्सचेंज का भी डिफरेंस पूछा जाए कि ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज में क्या फर्क है, या रेस्पिरेशन और गैसियस एक्सचेंज में क्या फर्क है, तो गैसियस एक्सचेंज बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल मूव करते हैं अक्रॉस। दूसरा लिखा है गैसियस एक्सचेंज फिजिकल है, ये डिफ्यूजन के जरिए होता है और ये पैसिव प्रोसेस है। सही। तो ज्यादातर मैंने इसीलिए कहा कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन ही आता है, क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब ही तो गैसियस एक्सचेंज हुआ ना, तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग आएगा। सही ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, दैट इज अबाउट व्हाई डू वी डीप ब्रीथ ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज। ना सवाल क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि जब हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं भाई, एक्सरसाइज करते हैं, या हम जो है ना जब बहुत ज्यादा डीप ब्रीथ लेते हैं, तो बेसिकली हमारी जो ब्रीथिंग का अमल है वो इतना ज्यादा तेज क्यों हो जाता है। डीप ब्रीथ हम आफ्टर एक्सरसाइज और इमीडिएटली एक्सरसाइज, जब आप देखते हो कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, या मैं मुसलसल पढ़ा रही हूँ गर्मी में, तो मैं तेजी से सांस ले रही हूँ, सही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो ये सारे एक्शन जो है आफ्टर एक्सरसाइज, इमीडिएटली एक्सरसाइज, या बहुत ज्यादा भागने दौड़ने की वजह से, सीढ़ी उछड़ने की वजह से बहुत ज्यादा सांस फूलती है, उसके पीछे रीजन क्या है। सही। तो रीजन उसका क्या है, ये आपसे पूछा गया है कि आफ्टर और इमीडिएटली एक्सरसाइज के बाद जो डीप ब्रीथ या तेजी तेजी से सांस लेना है, इसका रीजन क्या है, ये आपसे रीजन पूछा गया। सो इसके आंसर में लिखा है ब्रीथिंग इज हाईली इज एन इंट्रावॉलेंट्री प्रोसेस। वेरी फर्स्ट है, ये इंट्रावॉलेंट्री है, यानी आपके इख्तियार पे है। सही। आगे लिखा है इट इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। ना हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, सेरेब्रम है, सेरेबेलम है, ठीक है, ऑब्लिगेंडा है, और डिफरेंट आपको स्ट्रक्चर और पार्ट्स देखने को मिलेंगे। सही ना। इसके अलावा अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें, हाइपोथैलेमस भी हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ब्रेन का, ठीक है, तो वो रेगुलेट करता है बेसिकली इसको। सही है ना। आगे लिखा है रेट ऑफ ब्रीथिंग चेंज ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन। सो आप इसका मेन रीजन जो लिखोगे वन वर्ड, आंसर नंबर 5, दैट इज डिपेंड ऑन इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस के ऊपर, अकॉर्डिंग चेंज, या आप कह लो अकॉर्डिंगली चेंज। ठीक है, चेंज अकॉर्डिंग एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशंस। एक तो ये इनवॉलेंट्री है, दूसरा बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से भी चेंज हो रहा है, इसीलिए सांस लेने के अमल में, सांस लेने में फर्क आता है आफ्टर एक्सरसाइज। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है व्हाट इज ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डेप्थ क्या होता है, द additional amount of oxygen required for the breakdown of lactic acid in the muscle which is formed as result of anaerobic respiration is called oxygen debate. oxygen debate यानी extra amount of oxygen, सिंपल, इसमें कुछ ना लिखने और ना रट्टा लगाने की जरूरत है। ऑक्सीजन डेप्थ क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ना सवाल ये बनता है कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्यों है, ताकि जो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड है, अब ये लैक्टिक एसिड कब बनते हैं आपको पता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। सो जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तब लैक्टिक एसिड बनते हैं, उस लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये जो ह्यूज या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेप्थ। सही ना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया डिस्टिंग्विश बिटवीन इन रेस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। नाउ इन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन यानी इनहेलिंग, सांस लेना और सांस छोड़ना, तो इसका डिफरेंसेस आपकी बुक में मौजूद है, बिल्कुल इजी वर्ड में है, तो आप वो आराम से याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है व्हाट इज लंग कैंसर। लंग कैंसर क्या होता है, सो लंग कैंसर इज यूजुअली एसोसिएट विद स्मोकिंग। लंग कैंसर एसोसिएट होता है स्मोकिंग की वजह से। इट मे स्प्रेड टू अदर टिश्यू, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में स्प्रेड होता है, फैलता है। कॉज क्या है लंग कैंसर का, पहला स्मोकिंग की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से,
और साथ ही एबनॉर्मल सेल्स की वजह से भी लंग कैंसर होता है। सिम्टम्स क्या हैं? जब किसी पेशेंट को लंग कैंसर होता है तो क्या अलामतें जाहिर होती हैं? कफ एंड ब्लड, कफ विद ब्लड, जो ब्लड वाली खांसी है, खांसी के साथ खून का आना। नाउ इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का बहुत कम आना, बोन एक, हड्डियों में बहुत दर्द होना, वीकनेस, बहुत कमजोरी होना, वेट लूज, वजन का तेजी से गिरना, कम होना, फैटीग, दर्द होना। इसके अलावा रिपीटेड लंग इन्फेक्शन, बार बार मुस्तफिल लंग्स में इन्फेक्शन होना, और साथ ही हॉर्सनेस, यानी बेसिकली जो एक आवाज आती है सांस से जब सीना खराब होता है। तो ऐसे सारे सिम्टम्स जो है ना वो एक लंग कैंसर के पेशेंट में ये अलामतें जाहिर होती हैं। सही है। तो सवाल में पूछा गया था लंग कैंसर जो है ना वो हमारे पास क्या है, व्हाट इज लंग कैंसर? लंग कैंसर बेसिकली हमारे पास जो है वो एक बीमारी है जो कि एसोसिएट होती है बेसिकली किसकी वजह से? स्मोकिंग की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से भी होती है, और इसके अलावा सेल जो बेसिकली इम्बैलेंस है या सेल में जो एबनॉर्मेलिटीज है उसकी वजह से भी होती हैं। सही ना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एस्थमा कैरेक्टराइज? एस्थमा के बारे में पूछा गया है। एस्थमा, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। एस्थमा के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? एस्थमा एक बीमारी है सांस की, और इसके क्या क्या कैरेक्टर है? तो जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो, सांस का बहुत कम आना, इसके अलावा चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना, फीवर, विजनिंग साउंड ड्यूरिंग कफ। अब जब खांसी लो या सांस लो तो विजनिंग साउंड जो है यानी एक आवाज का महसूस होना, एक सीटी नुमा आवाज का, तो ये बेसिकली एस्थमा के पेशेंट में ये अलामतें या कह लो ये चीजें कैरेक्टराइज जाहिर होते हैं। इसके अलावा लिखा है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, नेम 5 एनिमल्स विच यूज देयर बॉडी सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। आपने 5 ऐसे जानदार के नाम बताना है जो गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म करते हैं बाय देयर बॉडीज, अपनी बॉडी की मदद से। यहाँ पर कुछ 5 एनिमल्स लिखे हैं जैसे फ्रॉग, टोड्स, अर्थवर्म, फ्लैटवर्म और जेलीफिश। सही, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आंसर नंबर 10। ठीक है, कौन कौन से वो जानदार हैं जो कि अपनी बॉडी से ही क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज का अमल कर रहे होते हैं। ठीक है, परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है फ्रॉग, इसके अलावा आपके पास है टोड्स, फ्रॉग की तरह होता है टोड्स। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट दैट इज अर्थवर्म, इसके अलावा आपके पास है फ्लैटवर्म। अर्थवर्म और फ्लैटवर्म आपको पता है ना अलग होते हैं, फ्लैटवर्म और अर्थवर्म डिफरेंट होते हैं। सही ना। इसके अलावा है आपके पास जेलीफिश, अपने अपने इनके कैरेक्टर्स हैं, अपनी अपनी लोकेशन है, अपने अपने फंक्शन है, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, बट ये वो जानदार हैं तमाम एनिमल्स, ये वो हैं जो अपनी बॉडी से ही क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टूडेंट? गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि बहुत ज्यादा छोटे छोटे थे, बड़े नहीं है। ठीक है, रीजन सवाल पूछना है तो हमने डायरेक्ट रीजन बताओ, टू द पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको सारे आंसर समझ आ गए हों। कोई आंसर नहीं समझ आ रहा हो या कोई क्वेश्चन जहन में हो, कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने डिटेल क्वेश्चन आंसर की, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है या एक्सटेंसिव जो क्वेश्चन है। अब आपकी बुक में लिखा है एक्सटेंसिव यानी डिटेल आंसर, तो जो आपके पास सी होगा सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे डिटेल आंसर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा डिटेल आंसर जो है ना हमारे पास डिटेल क्वेश्चन आंसर, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए। सही, तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा गया है आपसे, व्हाट मेजर्स वुड यू टेक टू अवॉइड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को अवॉइड करने के लिए या उससे बचने के लिए आप क्या क्या मेजर्स इस्तेमाल करोगे? किस तरीके से जो है ना रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से खुद को भी बचाया जा सकता है, दूसरों को भी बचाया जा सकता है, तो आपसे मेजर्स पूछे गए हैं। सही है। स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास कुछ तरीके हैं, सम वे टू कीप अवॉइड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से बचने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ रास्ते हैं। सबसे पहला जो रास्ता है दैट इज, अच्छा मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, सही है, आपने हेडिंग जरूर लगानी है, सम वे टू कीप अवॉइड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहला
डोंट स्मोक। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की जो पहली और सबसे जो ज्यादा कॉमन रीजन है, वजह है, कॉज है, दैट इज स्मोकिंग। सबसे ज्यादा स्मोकिंग की वजह से ही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं। सही है, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से बचने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले स्मोकिंग से बचो। हाँ, दूसरा जो तरीका लिखा है दैट इज अवॉइड एक्सपोजर इंडोर पॉल्यूटेंट। इंडोर पॉल्यूटेंट जो है उसको आप कम करो, क्योंकि बाहर तो वैसे भी जो पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वो तो बहुत ज्यादा है, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो इंटरनल है, इंडोर है, उसको बचाओ। जैसे घर में डस्ट है, या घर में अगर ऐसा कोई आपका स्मॉल बिजनेस होता है जिसमें कोई केमिकल्स का काम है, उससे भी बचना। तो ये डिफरेंट चीजें हैं जिससे आपने बचना है इंडोर में, क्योंकि आउटडोर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, उसके लिए भी हम कोई सेफ्टी मेजरमेंट यूज कर सकते हैं, अपने फेस को ढकना, फेस कवर, मास्क का इस्तेमाल करना। सही है, ताकि धूल वगैरह से, पॉल्यूटेंट से, या आप पॉल्यूशन से बच सको, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें भी जो लंग डिसऑर्डर है उसकी तरफ ले जाती है। डिफरेंट केमिकल का जो धुआं आ रहा है फैक्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज का, वो माहौल को भी तो खराब कर रहा है। तो उसमें आने वाले पॉल्यूटेंट्स, जो पॉल्यूशन हो रही है, पूरी हवा में फैल रही है, उससे भी लंग डिसऑर्डर क्रिएट्स हो रहे हैं। सही है, तो आपने वहां पर भी एहतियात करना है और कोशिश करना अपने इंडोर में, जहाँ आपका ऑफिस है, आपका घर है, कोई आपकी कोई भी जो छोटा बहुत कारोबार इन केमिकल से रिलेटेड है, तो उसमें आपने एहतियात करनी है, सेफ्टी मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करना है। सही है ना। जो तीसरा तरीका यहाँ पे लिखा है दैट इज मिनिमाइज एक्सपोजर ऑफ आउटडोर। आउटडोर पोल्यूशन से भी बचो, यानी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आप घर पे रहें, और अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो अपने सेफ्टी मैनेजमेंट जो मेजरमेंट्स हैं, सेफ्टी जो चीजें हैं अपने लिए, उनका इस्तेमाल करना है। सही ना। नंबर 4 जो लिखा है दैट इज गेट रेगुलर चेकअप। ठीक है, रेगुलर चेकअप से आपको पता चलता रहेगा कि आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है। सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपके लंग्स में, कोई भी किसी भी तरीके का जो है ना वो कोई डिसऑर्डर, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुआ है। तो रेगुलर चेकअप करो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से कैसे बचा जाए, तो आपको उसके लिए रेगुलर चेकअप की भी नीड है ना। इसके अलावा लिखा है एक्सरसाइज। सही, साथ में ही आपने क्या करना है भाई, एक्सरसाइज भी करनी है, डेली वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो। ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, अपनी बॉडी को हेल्दी रख सको। तो ये तो सेफ्टी मेजरमेंट्स हो गए जो जो आप कर सकते हो ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ये किस तरह फैलते हैं, किस तरह स्प्रेड होते हैं। तो लिखा है मेनी ऑफ द जर्म्स दैट कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज। बहुत सारे जर्म्स ऐसे हैं जो रेस्पिरेटरी डिजीज को कॉज कर रहे होते हैं, आर स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट दैट कम फ्रॉम कफिंग एंड नीजिंग। बहुत सारे ऐसे जर्म्स जो कि किसी के दूसरे के खांसने की वजह से जो ड्रॉपलेट आ रहे हैं, या स्नीजिंग की वजह से, छींकने की वजह से, तो उससे भी बचा जाए। जैसे कोरोना वायरस के टाइम फेस मास्क को लागू कर दिया गया था, सैनिटाइजर, फेस मास्क, इसका इस्तेमाल करें। क्यों? ताकि ये वायरस फैले नहीं, स्प्रेड ना हो। तो इस तरीके के जो डिजीज होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं इन्हीं तरीके से, अगर बेहतियाती की जाए। ठीक है, तो फिर इसी तरीके से फैलते हैं। सही है ना। आगे लिखा है to avoid contact with droplet and secretion to saliva, mucus and tears। अवॉइड करें आपके भाई, जो किसी का दूसरे का, आप ये कह लो कि किसी का नैपकिन या टॉवल ना इस्तेमाल करो, क्योंकि उनके टेयर्स, उनके आंसू, उनके जो म्यूकस है, या उनके यानी वो तमाम आप कह लो जो बॉडी से सिक्रीट हो रही है, उनमें भी जर्म्स हैं, वो बीमारियां स्प्रेड होंगी, फैलेंगी। सही है। इसके अलावा ये लिखा है कि अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स सच एज ईटिंग, ड्रिंकिंग। इसके अलावा टूथब्रश, टॉवल्स ना। आगे लिखा है सम रेस्पिरेटरी इलनेस सच एज इन्फ्लुएंजा कैन बी प्रिवेंटेड विद वैक्सीन। वैक्सीन की मदद से कुछ आपके पास डिसऑर्डर और डिजीज ऐसे हैं जो वैक्सीन की मदद से ही ठीक होते हैं। नाउ प्रोवाइड टिश्यू एंड देन डिसअपियर इन द प्लास्टिक बैग। तो ये आपको बचने का तरीका बताया गया, किस तरह आप अवॉइड कर सकते हो। सही है ना। आगे सिम्टम्स भी लिख सकते हैं हम। इसके सिम्टम्स क्या हैं, अलामतें क्या जाहिर होती हैं। सही है, तो जब भी इस तरीके का बेसिकली कोई डिसऑर्डर होता है किसी को, तो उसको उसकी अलामत क्या हो सकती है, आप कैसे पकड़ोगे। सही है, कि इस बंदे को, या आप खुद भी किस तरह आइडेंटिफाई करोगे। सिम्टम्स में सबसे पहला है कफ, बार बार खांसी का होना, स्नीजिंग, छींक का आना, फीवर, बुखार का होना,
वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोरी का होना, ठीक है। इसके अलावा वेट लूज, वजन का तेजी से गिरना, सही। इसके अलावा रनिंग नोज, बहुत ज्यादा रनिंग नोज, ठीक है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में बहुत ज्यादा कमी का होना, सही ना। नाउ स्टूडेंट, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ आपसे पूछा गया था किस तरह अवॉइड किया जा सकता है, सही। क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है डिस्कस द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलस्ट्रेशंस, यानी आपने प्रॉपर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और रेस्पिरेशन की जो पैसेज वे है वो बताना है। तो इसका कंप्लीट और डिटेल आंसर आपको मिल जाएगा आपकी टेक्स्ट बुक से, और इस नोट्स में भी आंसर मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिखा है, जो कि पेज नंबर 7 पे कंप्लीट मौजूद है, सही है। एक बार आप भी आंसर देख लीजिएगा पेज नंबर सही है या नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है, सही। लॉन्ग पेज नंबर आपको मिल जाएगा आइडिया 7 के ऊपर, सही है। रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने हेडिंग लगानी है, ठीक है, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या ह्यूमन रेस्पिरेशन भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ना यहाँ पे एयर पैसेज वे भी लिख सकते हो। तो ये आपको पेज नंबर 7 पे मिल जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 की, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है प्रूफ विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आपने एक एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूफ करना है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है। ये चीज आपने एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूफ करनी है। सो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटली दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग जो हमारे पास रेस्पिरेशन है। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट की सूरत में बताना है। तो आप इसका पहले क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव लिखोगे, सही। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने एक्सपेरिमेंटली क्या करना है स्टूडेंट, प्रूफ करना है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, आर स्मॉल होगा, रेस्पिरेशन, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव हम लिखेंगे सबसे पहले ना। एक्सपेरिमेंट में जो एपरेटस इस्तेमाल हुए हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले कॉलोनिकल फ्लास्क, ग्लास ट्यूब, बेंट एट राइट एंगल एट 2 प्लेस, स्मॉल टेस्ट ट्यूब, KHO सॉल्यूशन, थ्रेड, कलर वाटर और क्लॉक विथ होल, क्रॉक यानी एक ढक्कन जिसमें सुराख हो। तो ये वो चीजें हैं, एपरेटस हैं जिसकी मदद से आप प्रूफ कर पाओगे। थ्योरी क्या है, रेस्पिरेशन इज एन एरोबिक respiration is a catabolic process which involve the breakdown of food into simple product with release energy। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल टूटते हैं, याद रखिएगा। मेटाबॉलिज्म के ही दो प्रोसेस हैं, एक हमारे पास होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस, एक होता है हमारे पास एनाबॉलिक, नाम आपने सुना होगा, बॉलिक प्रोसेस। जो कैटाबॉलिक होता है इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जब ये टूटेगा, सही स्टूडेंट, ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, एनर्जी देगा। एनाबॉलिक क्या होता है, जब स्मॉल मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, सही है। जब स्मॉल मॉलिक्यूल मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल मेक्स लार्ज मॉलिक्यूल, ये एनाबॉलिक है। कैटाबॉलिक कट से याद रख लो, कैटा और कट सी से स्टार्ट है। कैटाबॉलिक जब ब्रेक डाउन होगी मॉलिक्यूल की। तो जो रेस्पिरेशन होता है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल टूट रहे होते हैं, सही है। नाउ आगे आपने क्या लिखना है, प्रोसीजर लिखना है, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट, रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट में लिखा है द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इंडिकेट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय जर्मिनेटिंग सीड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जब हमारे पास वाटर जो है इस कॉलोनिकल फ्लास्क में जो आपने डाला होगा, जब वो राइज होने लगेगा इस एक्सपेरिमेंट में, विच मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, सही है।
तो इस तरीके से ये क्या किया गया, प्रूफ किया गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, लिखा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन इन मेन। वेंटिलेशन का प्रोसेस बताना है आपको मेन में, यानी ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स में किस तरह होता है। वेंटिलेशन बेसिकली है क्या, परफॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द एयर मस्ट फर्स्ट बी बॉट इनटू द लंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वेंटिलेशन, पहले तो ये समझो कि वेंटिलेशन क्या है। वेंटिलेशन एक आर्टिफिशियल तरीकेकार है, मसनूई तरीका है सांस लेने का या गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करने का। जब किसी बंदे का लंग्स काम नहीं कर रहा होता या सांस सही से नहीं आ रही होती तो उसको वेंटिलेट किया जाता है, वेंटिलेशन में रखा जाता है, सही है। तो वेंटिलेशन एक आर्टिफिशियल तरीका है, मसनूई तरीका है सांस लेने का। तो यहाँ लिखा है कि परफॉर्मिंग गैसियस एक्सचेंज, जो गैसेस का तबादला है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, एयर मस्ट फर्स्ट बी बॉट इनटू द लंग्स, सबसे पहले सांस को लंग्स तक, फेफड़ों तक लाया जाएगा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कहाँ से स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर से, एनवायरमेंट से। आगे लिखा है इट इज अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। अब ये किस तरह होगा, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन के जरिए। अगर इंसान सांस लेते हैं तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो हवा है उसमें गैस भी है, ऑक्सीजन भी है, तो वो अंदर जाते हैं, लंग्स तक पहुंचते हैं। अगर फेफड़े लंग्स सही से काम नहीं कर रहे हो, बंदा वेंटिलेशन में, तो वेंटिलेशन के जरिए एटमॉस्फेयर से, एयर से क्या लिया जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और लंग्स तक पहुंचाया जाता है। आगे क्या लिखा है बेसिकली, अब ये दो तरीके से होगा। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेज, यहाँ पे दो फेजेस हैं, एक इंस्पायरेशन यानी इनहेलिंग लेने का अमल, और एक्सपायरेशन यानी निकालने का अमल, सही ना। ये दोनों आपको इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन डिटेल बुक में मिल जाएगा, सही है ना। अब अगर बात करें हम अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की, दैट इज व्हाई इज स्मोकिंग डेंजरस, हाउ इज इट इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। स्मोकिंग इतनी डेंजरस क्यों है और ये क्यों रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी लंग कैंसर से रिलेट करती है। तो स्मोकिंग कैन कॉज लंग डिजीज और लंग डिसऑर्डर बाय डैमेजिंग योर एयर पैसेजवे। जो हमारी सांस की नाली का रास्ता है उसको डैमेज करती है स्मोकिंग। एंड स्मॉल एयर सेट यानी एल्वोलाई को फाउंड इन देयर लंग्स। तो जो आपके फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उसमें छोटे छोटे अल्लाह ने पॉकेट्स रखे हैं ऑक्सीजन के, गैसेस के, दैट इज एल्वोलाई। एल्वोलाई को बहुत ज्यादा डैमेज करता है कौन, स्मोकिंग। स्मोक जो जा रही है आपकी बॉडी में वो एल्वोलाई को डैमेज करेगी, राइट ना। उसके बाद लिखा है सिगरेट स्मोकिंग कॉज मोस्ट केसेस ऑफ लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा एंड स्मोकिंग इंक्लूड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, क्रोनिक लंग डिजीज एंड डायबिटिक। डायबिटिक, कार्डियोवैस्कुलर, दिल की जो बीमारियां हैं वो भी एसोसिएट हो रही हैं इससे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा है अ ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दुश्वारी, एंड रेस्पिरेटरी कंडीशन, क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन यानी रेस्पिरेटरी कंडीशन का खराब होना, क्रोनिक यानी बहुत ज्यादा डैमेज होना ना। इसके अलावा हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, अचानक अटैक का पड़ना, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होना, इसके अलावा इन्फेक्शन, डेंटल प्रॉब्लम का होना, हेयर लूसिंग और विजन लूसिंग, नजर का कमजोर होना और बालों का बेसाब गिरना। ये सारे डेंजरस सिम्टम्स हैं, डेंजरस आप कह लो कॉजेस और इश्यूज जो क्रिएट होते हैं जस्ट स्मोकिंग की वजह से, सही है। तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, अपनी बॉडी का नुकसान कर रहे हो, आप एक अजीम नेमत को जो है ना अपने आप से दूर कर रहे हो, सही है। तो कोशिश करो कि आप इसको अवॉइड करें, साथ ही अपनी सेहत का ख्याल करें। तो हमारे पास ये टोटल 5 क्वेश्चन थे, डिटेल क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली बुक में मिल जाएगा, बाकी 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज्यादातर स्मोकिंग, लंग कैंसर डिजीज से, डिसऑर्डर से, और साथ ही बेसिकली किस तरह हम अवॉइड कर सकते हैं उस पर रिलेटेड है, सही है। तो मैंने आपको कुछ मेजरमेंट, सेफ्टी मेजरमेंट बता दिए, साथ ही लंग कैंसर किस तरीके से स्मोकिंग की वजह से हो रहा है और स्मोकिंग किस तरह डेंजरस है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से मिल गए हों। अगर कोई सवाल हो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसे जो है वो आंसर करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।